नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पहले तो एक ज़रूरी सूचना, और वो ज़रूरी सूचना पहले भी दे चुका हूं, फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि रात 9 बजे का जो वीडियो है शुक्रवार से वो शाम 7 बजे से उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लोग उसी के अनुसार जो है अपना समय बदल सकते हैं या वही समय रख सकते हैं। आपको 7 बजे से उपलब्ध होगा, आप अपनी सुविधा से जब देखना चाहें देख सकते हैं। अब बात आज के विषय की। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली आए कल, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और इस मुलाकात को राहुल गांधी ने ऐतिहासिक बताया। अब आप देखिए, इन तीन पार्टियों के नेता मिले। इन तीन पार्टियों का गठबंधन है, पहले से गठबंधन की सरकार है बिहार में, और इनकी मुलाकात को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इससे आप एक बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि विपक्ष कितना हताश और निराश है कि एक सामान्य सी बात जहां गठबंधन के साथी मिल रहे हैं उसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है। अब इस बैठक में हुआ क्या? मूल तौर पर नीतीश कुमार ने अपने ऊपर जिम्मा ले लिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं सुपारी ले ली। मैं सुपारी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं मानता हूं कि उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बीड़ा उठा लिया है कम से कम 6 पार्टियों को गठबंधन की बातचीत की मेज़ पर ले आने का। और ये 6 पार्टियां कौन सी हैं? इनमें से ज़्यादातर ऐसी हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती, और कुछ पार्टियां, कम से कम 2 पार्टियां ऐसी हैं जो कभी गई ही नहीं और मुझे नहीं लगता कि जाएंगी कभी। इन 6 पार्टियों में नाम है, पहला ममता बनर्जी का, जो पहले घोषणा कर चुकी हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगी। दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का, जो घोषणा कर चुके हैं टीएमसी के साथ ही कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी और गठबंधन में, कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो व्याकुल है किसी भी गठबंधन में शामिल होने के लिए किसी तरह से। वो अरविंद केजरीवाल, जो आज से 7, 8, 9 साल पहले तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ खड़े होने में भी असहज महसूस करते थे, आज गले मिलने में भी कोई संकोच नहीं है। आज उनको उनकी कंपनी जो है सुहाने लगी है, उनकी कंपनी में खुश नज़र आते हैं। क्यों? बराबरी पर आ गए। तब ईमानदार थे, अब बेईमानों के साथ हैं। तब बेईमानों के खिलाफ जो अभियान चलाते थे, अब बेईमानों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो उनके 2 मंत्री जेल में हैं और कौन जाएगा कुछ पता नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप उनकी पूरी सरकार पर लगा है, और भ्रष्टाचार की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उनकी सरकार पर और अरविंद केजरीवाल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये दबाव बढ़ रहा है वैसे वैसे विपक्षी एकता में शामिल होने की उनकी आतुरता बढ़ती जा रही है। तो टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, और इसके अलावा उन्होंने जिन पार्टियों का बीड़ा उठाया उनमें एक है वाईआरसीपी, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, जो कांग्रेस के विरोध के कारण ही बनी, कांग्रेस से ही निकल कर बनी। और वो जगन मोहन रेड्डी किसी के भी साथ जा सकते हैं कांग्रेस के अलावा, लेकिन नीतीश कुमार दिन में सपने देखने लगे हैं आजकल, तो उनको लाने की कोशिश करेंगे वो। इसके अलावा बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जिनकी नीति है बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चलने की। हालांकि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करते रहे हैं, पुराने एलआई रहे हैं। उनकी पार्टी ही, उनका जनाधार जो है वो कांग्रेस का जनाधार छीनकर बना है, तो कांग्रेस के साथ फिर क्यों जाना चाहेंगे? लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ऐसा होगा। और छठे नेता हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वो भी कांग्रेस का ही जनाधार लेकर जो है आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार ने ऐसा बीड़ा उठाया है जो मुझे नहीं लगता कि कम से कम आने वाले 2, 4, 5, 10 सालों में संभव है। 2024 से पहले की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? नीतीश कुमार इतने नासमझ नहीं हैं, इतने अनाड़ी नहीं हैं, इतने नौसिखुए भी नहीं हैं राजनीति के कि वो इस बात को समझते ना हो, इन राजनीतिक समीकरणों को उनके बारे में उनको पता ना हो, और ये समझते ना हो कि इन पार्टियों को लाना टेढ़ी खीर नहीं, लगभग असंभव है साथ में लाना, कांग्रेस के साथ में लाना। फिर सवाल वही है कि आखिर नीतीश कुमार ने ये जिम्मा क्यों लिया? ये जिम्मा लिया वाहवाही लूटने के लिए। कल अगर आप
राहुल गांधी से जब वो मिले हैं उसका दृश्य देखते, मतलब फ़ोटो देखेंगे आप, जिस तरह से झुके हुए हैं, जिस तरह से अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि दुनिया का सब कुछ उनको मिल गया। राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिला लिया, उनसे मिलने को तैयार हो गए। वो तो इसी से संतुष्ट हो गए हैं। उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा किला फतह कर लिया, क्योंकि पिछली बार का याद है सोनिया गांधी 1 मिनट मिली थी, फ़ोटो भी नहीं खिंचाने दी थी। तो नीतीश कुमार ने काम ले लिया। असल में उनकी समस्या ये हो रही थी कि उनके पास काम नहीं था। मुख्यमंत्री हैं लेकिन मुख्यमंत्री का काम करते नहीं, तो एक तरह से खाली रहते हैं। और उनकी महत्वाकांक्षा है राष्ट्रीय राजनीति की, जहां उनकी कोई ज़मीन नहीं है। तो दूसरे की ज़मीन पर खेती करने का, दूसरे की ज़मीन पर हल चलाने का उन्होंने ठेका ले लिया है। तो ये जो ठेके की खेती की प्रथा होती है वो अब राजनीति में आजमाना चाहते हैं। तो उन्होंने काम ले लिया है और बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, दावे कि इन पार्टियों को, इन 6 पार्टियों को साथ लाएंगे। तो इससे एक बात और लोगों को लगेगी, ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी को, कि जो हमारे साथ चाय पीने को तैयार नहीं, उनको नीतीश कुमार भला बताइए एक साथ एक मेज़ पर लाने का दावा कर रहे हैं। तो ये तो अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन अगर हो जाएगा तो, और इस दौरान समय तो ज़्यादा है नहीं, मार्च 2024 में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा लोकसभा चुनाव का। तो अब इस अप्रैल से मार्च, मतलब समझिए कि मुश्किल से 10 महीने का समय है, 10-11 महीने का लोकसभा चुनाव में। उससे पहले विधानसभाओं के चुनाव हैं। पहले कर्नाटक का हो रहा है, अभी मई में हो रहा है, 10 मई को चुनाव है, 13 को रिजल्ट है। उसके बाद नवंबर दिसंबर में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का चुनाव है और मिज़ोरम का भी। तो कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव की घोषणा होने तक ये जो विपक्षी एकता का खेल चलेगा, वो एक शेर है, किसी का नाम याद नहीं आ रहा है शायर का, कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो नीतीश कुमार की नीति इस समय यही है कि भाई दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, खबर में बने रहिए, चर्चा में बने रहिए। विपक्षी एकता करा रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं, बीजेपी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी मुक्त भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पिछली बार गए थे 13 में, तो उसके बाद उन्होंने घोषणा की थी 2015 का चुनाव जीतने के बाद कि आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, और 2 साल में भागकर आ गए आरएसएस और बीजेपी के पास। अब फिर भाग कर गए हैं महागठबंधन में, तो अब कह रहे हैं कि बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। मेरा मानना है कि विपक्षी एकता को लेकर कोई गंभीर नहीं है। सब ये एकता का खेल खेल रहे हैं, कि एकता का आडंबर कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी की जो ताकत हो गई है उसका मुकाबला करने के लिए आपको बहुत बड़ी ताकत बनानी पड़ेगी, और उसके लिए बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा, जिसके लिए कोई तैयार नहीं है। अगर विपक्षी एकता और ख़ास तौर से मोदी और बीजेपी को हटाने के प्रति ये पार्टियां गंभीर होती तो 2019 का लोकसभा चुनाव का नतीजा जिस दिन आया उसके अगले दिन से विपक्षी एकता की कोशिश शुरू हो जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं हुआ, और 2024 का चुनाव होने के बाद भी नहीं होगा। ये आप बिल्कुल लिख कर रख लीजिए। और जब मैं त्याग की बात कर रहा हूँ तो मैं कोई आदर्श स्थिति या मैं ऐसी कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ, जो हो चुका है उसके आधार पर कह रहा हूँ। 2 बार विपक्षी एकता कामयाब हुई है, दोनों बार का उदाहरण देख लीजिए। 1977 में सभी पार्टियों ने, जो भी जनता पार्टी के घटक दल थे, सबने अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया, अपनी पार्टियों का विलय कर दिया, अपनी पार्टी की जो राजनीतिक पहचान थी वो खत्म कर दी। इतना बड़ा त्याग था। तब जाकर विपक्षी एकता हुई, जनता पार्टी बनी, लेकिन 2.5 साल से ज़्यादा वो भी नहीं चली। दूसरी कोशिश जनता दल बना। जनता दल बनने में भी जो घटक दल थे, जनता पार्टी, लोकदल ए, लोकदल बी और उसके अलावा जन मोर्चा, इन सब ने विलय किया अपना एक दल में, जनता दल में। और उस जनता दल का अलायंस हुआ 2 परस्पर विपरीत ध्रुवों पर वैचारिक रूप से खड़ी पार्टियों से, एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ लेफ्ट फ्रंट। तब जाकर जो है सरकार बनी, तब जाकर कांग्रेस को हटा पाए। दोनों मौक़ों पर जो है, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, सत्तारूढ़ पार्टी थी, वर्चस्व वाली पार्टी थी, उसको हटाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया, तब जाकर ये सफलता हासिल हुई। वो भी बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाई। वीपी सिंह की सरकार भी सिर्फ 11 महीने चली और उसके बाद जनता दल का बिखराव हो गया। तो अगर एकता करनी है तो पहले त्याग करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा।
हमेशा देखिए, मेरा मानना है कि जो भी गठबंधन होता है या इस तरह का साथ होता है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है। दोनों को कुछ त्याग करना पड़ता है, दोनों को कुछ मिलता है। अब अगर कांग्रेस पार्टी गंभीर होती भाजपा से लड़ने के लिए तो 2019 के बाद, अगर 14 के बाद नहीं किया तो कम से कम 2019 के बाद ये प्रयास होना चाहिए था कि कांग्रेस छोड़कर जो लोग गए हैं, आप ज़रा कल्पना कीजिए कि अगर कांग्रेस छोड़कर गए लोगों को साथ लाने की कोशिश करती कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व, तो आज बंगाल में कांग्रेस की सरकार होती, आज तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार होती, आज आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती और आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। 3 नहीं, 7 राज्यों में कम से कम कांग्रेस की सरकार होती और नॉर्थ ईस्ट में इतनी बुरी स्थिति न होती उसकी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लाने का मतलब है कि गांधी परिवार अपनी शक्तियों से समझौता करे, जो कि कांग्रेस में अकल्पनीय है आज भी। उनकी गिरी हुई साख और उनका गिरता हुआ जनाधार, इन दोनों के बावजूद आज भी जो लोग बचे हैं वो गांधी परिवार की शक्तियों से समझौता करने को तैयार नहीं है। अगर ममता बनर्जी को सीपीएम से लड़ने दिया जाता, कांग्रेस का जनाधार बंगाल में बढ़ाने दिया जाता, तो ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर न जाती। अगर जगन रेड्डी को मुख्यमंत्री छोड़िए, अगर जगन रेड्डी को केंद्र में मंत्री बना दिया जाता तो भी जगन रेड्डी कांग्रेस छोड़कर न जाते। केसीआर को नया प्रदेश बनने, तेलंगाना मतलब आंध्र का विभाजन होने के बाद तेलंगाना बनने पर मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन पक्का अगर दिया जाता तो वो अपनी अलग पार्टी न बनाकर रखते, वो कांग्रेस में विलय करने को तैयार थे। तो आप कुछ देना नहीं चाहते लेकिन शासन करना चाहते हैं कि आदेश हमारा चलेगा, आप सिर्फ ताबेदार रहेंगे, आप सिर्फ उसको मानने वाले रहेंगे, हम जो कहेंगे उसको करने वाले रहेंगे। ऐसे एकता होती नहीं है। इस तरह का संबंध मालिक और नौकर का संबंध होता है, ये परस्पर साथियों का संबंध नहीं होता है। इसी तरह से आप देखिए कि विपक्ष के जो दूसरे घटक दल हैं उनका देख लीजिए। आज अगर आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, जेडीएस, इंडियन नेशनल लोक दल, आरएलडी, ये 7 पार्टियां साथ होती तो आप देखिए कि कम से कम 5-6 राज्यों में ये इनका जनाधार होता, ये मल्टी स्टेट पार्टी होती। इसका और कांग्रेस का जो गठबंधन बनता, जो अगर 7 राज्यों में उसकी सरकार होती तो कितना ताकतवर होता, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वो गठबंधन होता तो वो बीजेपी से जीतता भले ही नहीं, लेकिन बीजेपी को पसीना छुड़वा देता, बीजेपी से मुकाबला करने की स्थिति में होता। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले अपने अहंग को मारना पड़ेगा। ये जो परिवार का वर्चस्व स्थापित हो गया है पार्टियों पर, उससे समझौता करना पड़ता, उसकी जो जकड़न है उसको कमज़ोर करना पड़ता कि जो बाप ने पार्टी बनाई है उसका वारिस बेटा ही होगा, इस मानसिकता से निकलना होता। तो बड़ी लड़ाई के लिए अगर आप कुछ भी त्याग करने को तैयार नहीं हैं, आप चाहते हैं कि आपका नाखून न कटने पाए और आप जंग जीत जाएं, तो ऐसे तो जंग जीती नहीं जाती। इतिहास गवाह है कि खून बहाना पड़ता है और राजनीति में समझौता करना पड़ता है, राजनीति में अपने स्वार्थों से समझौता करना पड़ता है, राजनीति में सैद्धांतिक आधार पर समझौता करना पड़ता है, राजनीति में अपने अहंकार से समझौता करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को ही देखिए, उसका जो विकास हुआ, उसके जो साथी दल थे, गठबंधन के साथी थे, हमेशा उनको तरजीह दी भारतीय जनता पार्टी ने। जब नीतीश कुमार की पार्टी का उस समय समता पार्टी नाम था उसका, उस गठबंधन हुआ बीजेपी से, तो बिहार में 6 या 7 सीटें थीं समता पार्टी की और 40 सीटें, करीब लगभग 37 या 40 सीटें थीं बीजेपी की। फिर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को नेता बनाया। इसी तरह से आप देख लीजिए अलग अलग राज्यों में शिवसेना को हमेशा शिवसेना का छोटा भाई रहना मंजूर किया। पंजाब में अकाली दल का एक छोटा सा घटक बनकर, साथी बनकर रहना मंजूर किया। तो बीजेपी ने अपने अहंग को मारा, अपनी लालच को कंट्रोल में किया और उसके अलावा अपने साथी को बढ़ने की जगह दी, उसे ये आश्वस्त किया कि वो उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। जब तक गठबंधन है तब तक मिलकर सहमति से चलेंगे। लेकिन ये सब अगर आप करने को तैयार नहीं हैं तो ये विपक्षी एकता का नाटक बंद कर देना चाहिए।
ये बेरोजगार और निठल्ले लोगों का, वो शरद जोशी का एक व्यंग लेख है जिसका शीर्षक है निठल्ला चिंतन। तो ये विपक्षी एकता दरअसल निठल्ला चिंतन है, जिनके पास कोई काम नहीं है। तो चलो, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो कुछ बात करते रहें, मिलते रहें, डिनर लंच होता रहे और ये खबर छपती रहे। खबरों में कैसे बने रहें? खबरों में बने रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही सही, तो तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। तो कोई जो भी बात करने को तैयार हो, मिलने जाएंगे तो नीतीश कुमार तो ऐसा तो नहीं है कि नवीन पटनायक भगा देंगे, दरवाज़ा बंद कर देंगे, बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, नमस्ते कर कर विदा कर देंगे। खबर छपेगी, नवीन पटनायक से बीजेडी से बात हो रही है विपक्षी एकता के लिए, क्या नवीन पटनायक साथ आएंगे? तमाम स्पेकुलेशन शुरू हो जाएंगे कि ऐसा होगा तो आ सकते हैं, वैसा होगा तो आ सकते हैं, ये शर्त है, वो शर्त है। आखिर में निकलेगा कुछ नहीं। अगर आपको इस पर विश्वास न हो तो 2018 को याद कर लीजिए, किस तरह से बेंगलोर में 15-20 पार्टियों के नेता एक मंच पर इकट्ठा हुए। जब जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी तो लगा कि बस विपक्षी एकता अब तो हो ही गई है। फिर जनवरी में ममता बनर्जी ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर जो बैठक बुलाई, उसमें सब नेता इकट्ठा हुए और सब ने हाथ मिलाकर हाथ उठाया। तो लगा कि इस बार जो है बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन बीजेपी का रास्ता यही लोग ज़्यादा आसान करते हैं। इनकी नाकामी और अक्षमता बीजेपी की एक बड़ी ताकत है। बीजेपी जो करती है सकारात्मक, वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो गेन होता है वो विपक्ष की नाकामी, अकर्मण्यता और उसकी जो नालायकी है उसकी वजह से, उसकी जो अक्षमता है उसकी वजह से। तो ये विपक्षी एकता का नाटक अभी अगले 8-9 महीने चलेगा और आपको रोज़ कोई ना कोई खबर सुनने को मिलेगी कि फलां से मिले, फलां से मिले और दोनों में बातचीत हुई और ये तय हुआ कि बीजेपी को हराने के लिए साथ आना है, मोदी को हटाने के लिए साथ आना है। और कोई विचारधारा पर बात नहीं होगी और कोई नीतियों कार्यक्रमों पर कोई बात नहीं होगी। यही बात होगी कि मोदी को हटाना है। मोदी को हटाने का काम विपक्ष नहीं कर सकता। मोदी को हटाने का काम केवल इस देश का मतदाता कर सकता है और वो तो इसके लिए अभी तैयार दिख नहीं रहा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।